ठीक है। अब देखो एनसीआर है क्या, एक्चुअली क्या है कि परमुटेशन में एक टर्म आता है, इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सही है ना। क्या नाम है इसका, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट आप जो चैप्टर देखोगे उसका नाम है परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन, सही है। यहाँ पे दो टर्म है ये। परमुटेशन का मतलब होता है किसी चीज का अरेंजमेंट करना, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किसी चीज का सिलेक्शन करना। क्लियर है। परमुटेशन का हाँ मतलब सर। combine करना और कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन करना। परमुटेशन के लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला जिसको हम NPR कहते हैं। सिलेक्शन के लिए एक फॉर्मूला निकाला जिसे हम NCR कहते हैं। ठीक है। NCR एक फॉर्मूला है, मतलब इसे बोला ही ऐसे जाता है NC ऑफ R, या NCR आप डायरेक्टली और बोल। सर इसका मतलब क्या होता है? हाँ तो वही बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है। NCR और NPR ये दो हमारे फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूला जो कैलकुलेट किया गया वो इसलिए किया गया कि सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। क्या किया गया, सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। इन ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास एन ऑब्जेक्ट दिए हैं तो उसमें से अगर आपको आर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो उसे सिलेक्ट करने का जो तरीका होगा वो होगा NCR। मान लीजिए मेरे वहाँ पे अगर मान लीजिए 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट में से मुझे कोई 2 स्टूडेंट को कहीं बाहर भेजना है, ठीक है, मान लीजिए ओलंपियाड में ही अगर भेजना है, तो कई बार स्कूल में सिलेक्शन होता है कि किसको भेजा जाए, या कोई कंपटीशन है तो किसको भेजा जाए दूसरे इंट्रा स्कूल या इंटर स्कूल में अगर कंपटीशन होता है तो, ठीक है। तो इंटर स्कूल में आपका जनरली इस तरह से के लिए कुछ सिलेक्शन किया जाता है। तो अब सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, 10 में से मैंने जो 2 स्टूडेंट है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब कितनी तरीके से 2 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जा सकता है, तो कितने तरीके से किया जा सकता है, देखो 10 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, 45 वे हैं जिस कितने तरीके से आप 2 स्टूडेंट को भेज सकते हो। समझ में आ रहा है। मान लो कि आपके पास 10 स्टूडेंट है। सर ये 10 × 9। नहीं समझो पहले क्या है, 10 स्टूडेंट है तो अगर हाँ। मैं टीचर हूं तो मेरे सामने 10 स्टूडेंट खड़े खड़े हैं। अब मेरे पास 10 चॉइस है, ठीक है। तो 10 में से किसी को मैंने सिलेक्ट कर लिया कि भाई इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब एक साइड में आ गया। अब दूसरे के लिए मेरे पास 9 चॉइस है, ठीक है। 9 में से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, हाँ या ना। हाँ हाँ, पता चल गया। 10 इंटू 9 90 हो गया, सही है। अब क्या है कि हाँ। ये जो सिलेक्शन हुआ है, इस सिलेक्शन में इन दोनों को रिवर्स करके भी देखा जा सकता था। ये एक ग्रुप है, ठीक है। तो जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो उसे हम कैसे लिखते हैं, 10C2। तो यहां से हमें 42 मिलेगा। और इसे देखो, ये जो मैंने लिखा है ना, इसे लिखने का जो तरीका है, फॉर्मूला जो आया था NCR का, वो कुछ नहीं है, वो क्या है आपका n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। मतलब 10C2 अगर आपके पास दिया है तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अगर आप करते हो तो आपको 10C2 मिलेगा। अब इस 10 को मैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय ये 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल होगा हाँ 8। सर, पता चल गया। हाँ। पता चल गया ना। तो अब ये कितना हो गया 45। तो यहाँ से हमने ये जो NCR वाला है, तो C का ये मतलब है। तो NCR एक फॉर्मूला है जिसका हम यहाँ पे बाइनोमियल में यूज करेंगे। क्लियर है, ठीक है। C n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। इस फॉर्मूले का मैं यूज कर रहा हूँ। अब ये जो फॉर्मूला है हमारा, इसमें r टर्म या n माइनस r में से जो भी बड़ा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, 8 इज ग्रेटर देन 2, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 8 से इस 10 फैक्टोरियल को कैंसिल आउट कर दिया। तो अब मेरे पास बचे हुए नंबर मिलेंगे। अब जो यहाँ पे नंबर आ रहे हैं वो अप टू कहाँ तक का लिखा जाएगा, मैंने 2 नंबरों तक का लिखा है, 10 9, 2 ही नंबर लिखे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखो इसको कितने तरीके से ऐसे देख सकते हो, 10C2 है
तो ये डिक्रीज करते हुए आप 2 टाइम्स लिख लो, है ना, 10 उसके बाद कौन सा आएगा, 9 आएगा, और इसको भी 2 बार डिक्रीज कर लो, 2 into 1। अगर आपके पास कहीं पे नंबर आ रखा है मान लीजिए 15C3, तो आप इसे 15 4 इंटू into 13 लिख सकते हो, और नीचे वाले इंटू 12 फैक्टोरियल। हाँ, वन। एक लिखने का तरीका ये है। दूसरा लिखने का तरीका है 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल, 15 माइनस 3 फैक्टोरियल। क्लियर है? अब ये जो 12 फैक्टोरियल है, 12 फैक्टोरियल आप कर 15 लिखते, 14 लिखते, 13 लिखते, और इंटू बचता कितना, 12 फैक्टोरियल, और आपने इसको 3 लिखा, 3 फैक्टोरियल लिखा, 12। मतलब सेम ही हुआ। हाँ। सेम है ना, बात समझ में आ गई? ठीक है। तो आप कोई अगर स्मॉलेस्ट नंबर है 2 3 तक का जा रहा है, या 3 टाइम्स का यहाँ तक का जा रहा है, 3 टर्म तक का, तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लग के सॉल्व कर सकते हो। मगर मान लीजिए ये 10 तक का जा रहा है, अप टू 10 टर्म्स तक का, तो वैसे लिखने में कोई नीचे। फायदा नहीं है। तो तब हम अपना हाँ। फॉर्म में छोड़ के चले आएंगे, 15 फैक्टोरियल समथिंग, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, इसके फॉर्म में हम छोड़ के चले आएंगे। अब यहाँ हाँ। पे क्या टर्म दिया है, NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। ठीक है, ये टर्म हमारे पास दिया हुआ है। तो अब ये देखो, यहाँ पे हमने क्या बोला कि विच वन इज लार्ज है, इन दोनों में जो बड़ा होगा उसे तो कैंसिल आउट कर देना है। जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्या कैंसिल आउट किया, 8 कैंसिल आउट किया, या आपका 12 कैंसिल आउट किया है, ये कैंसिल आउट कर दिया, तो जो बचे हुए टर्म है वहां तक का आप ले लोगे। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट होगा। हाँ। एक तो ये हो गया। अब क्या है कि जब हम एक्सपोनेंट की बात करते हैं एनसीआर की, तो यहाँ से कुछ बेसिक बेसिक ऑब्जर्वेशन हमें मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो उस बेसिक ऑब्जर्वेशन को हम देख रहे हैं। एन सी एन माइनस आर आपने लिया, तो क्या मुझे एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल ऐसा मिलेगा कि नहीं? आया ना? ठीक है, इस तरह का मिलेगा। एन से एन कैंसिल आउट हुआ, कितना मिला, आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। अरे वही मिल गया क्या जो यहाँ पे दिया था, क्या वही आ गया फिर से? क्या कहते हो? हाँ सर। चलो इसे अब समझते हैं। मान लो 10 स्टूडेंट है, 10 में से 2 स्टूडेंट को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, हाँ, तो बचे हुए 8 अपने आप सिलेक्ट हो गए कि नहीं, या आप क्या कहो कि मतलब नहीं हुए ना सिलेक्ट वो 10 में से बाकी 8। मेरी बात सुनो, तो सिलेक्ट नहीं हुए तो रिजेक्ट हो गए। हाँ। 10 स्टूडेंट हैं, तो 10 में से जैसे ही मैंने 2 को सिलेक्ट किया, तो बचे हुए अपने आप ही साइड हो गए। हाँ। ठीक है, अब जो साइड है वो भी साइड है, ये 2 अपने साइड है। अगर 10 होते और मैं इसकी जगह पे इस 8 को सेलेक्ट कर लेता, तो ये 2 तो अपने आप ही सिलेक्ट हो गए। आप 8 को सिलेक्ट करो, सही है, 2 को रिजेक्ट करो, हाँ। या 2 को सिलेक्ट करो, 8 को रिजेक्ट करो, एक ही बात है कि नहीं? हाँ, एक ही है। है ना, क्योंकि आपने हाँ। तो 10 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 2, हाँ, मतलब सेम ही हुआ फैक्टोरियल के है तरह ना, से। तो आपने जो प्रोसेस किया, एक प्रोसेस में, एक जब आपने 2 को सिलेक्ट करने वाला प्रोसेस किया, तो उसमें 8 अपने ही आप अलग हो गए। तो अब ये दोनों अलग अलग हैं। अब दोनों में से जिसको आपको लेना है वैसे ले लो। 8 हाँ। वो सही है, 2 वाले को लेना चाहते हो वो सही है। ठीक है, तो ये एक ही टाइम पे 2 प्रोसेस हो रहे होते हैं, एक एनसीआर वाला, एक एनसीएन माइनस आर वाला। ठीक है, इसीलिए दोनों का वैल्यू हाँ, पहले और सेकंड से सेम आया हुआ है। सेम रहेगा। लेकिन नहीं, यहाँ देखो ये हाँ, सेम है। अगर ये वैल्यू सेम है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या कह सकता हूँ कि एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस ऑफ आर। एन माइनस आर। ठीक है, हाँ। ऐसा बोला जा सकता है, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस ऑफ आर। आर। ये दोनों टर्म इक्वल होंगे। अब अगर ये टर्म्स इक्वल है, ठीक है, तो अब आप यहाँ पे कुछ वैल्यूज पुट करो। जैसे एन सी जीरो पुट किया, तो क्या एन सी जीरो एन सी एन के इक्वल होगा? हाँ। एन सी एन माइनस 1 वन। होगा, और एन सी टू एन माइनस एन सी एन माइनस 2। हाँ। के इक्वल होगा। क्लियर है? तो इस तरह से हाँ। आपके इक्वल होते जाएंगे। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे टर्म है ना, एन सी वन एन सी टू एन सी थ्री, इस तरह के जो टर्म्स आ रहे हैं,
तो ये इक्वल होते जा रहे हैं। अब इसका वैल्यू क्या होता है, एन सी जीरो का अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जीरो फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल या एन माइनस जीरो फैक्टोरियल, तो क्या यहाँ से अपने इनफाइनाइट पास 1 आएगा। फैक्टोरियल वन होता है ना, हाँ जीरो फैक्टोरियल 1 कितना 1 तो 1 हाँ होता है? इसका मतलब n की जगह पे कोई भी वैल्यू हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, आपका जो एन सी जीरो का वैल्यू वो हमेशा क्या होने वाला है, 1। 1 एन सी वन की अगर हम बात करें तो ये एन फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल तो वन ही होता है, और एन माइनस हाँ वन फैक्टोरियल, तो यहाँ से आपको एन मिलेगा, हाँ आया ना, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली अपने को क्या मिल जाएगा, एन मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एन सी टू, अगर आपके पास दे रखा है तो एन सी टू को आप एन n फैक्टोरियल अपन टू फैक्टोरियल इंटू एन 2 माइनस, फैक्टोरियल माइनस 2 हाँ राइट, इसमें भी सर हाँ एन लिख सकते हैं इसे, एन माइनस वन लिख सकते हैं, इन टू, अपॉन 2 हाँ ऐसा लिखा जा सकता है। तो इसके बाद आगे जो भी नंबर है उसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, मगर ये जो बेसिक है कि एन सी वन एन होता है, एन सी जीरो वन जीरो, सॉरी एन सी जीरो वन होता है, वो ये याद रह आपको याद हाँ रहे, ठीक है। अब बेसिक यहाँ पे हम्म क्या है, हमारे पास दो रूल है इससे रिलेटेड। रूल फॉर एनसीआर, फर्स्ट रूल है एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस ऑफ वन, इन दोनों को आपने ऐड कर दिया, क्या किया, एनसीआर को किसके ऐड साथ ऐड किया, एनसीआर माइनस कीजिए वन के साथ में 1 ऐड कर दिया। तो इसे ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, देखो एन फैक्टोरियल आया, आर फैक्टोरियल आएगा, एन माइनस हाँ माइनस आर सही है, प्लस हाँ प्लस एन n फैक्टोरियल आया, ठीक है, और आर अपॉन वन r माइनस 1 फैक्टोरियल और एन इंटू माइनस n माइनस r माइनस वन फैक्टोरियल आएगा, हाँ तो ये आ जाएगा। क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, एन फैक्टोरियल दोनों में है। हाँ अपॉन r माइनस 1 फैक्टर अच्छा मुझे ये नहीं ले बताओ, सकते। हाँ एन माइनस आर, इस वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, हाँ उसमें से n माइनस r ले सकते हैं कॉमन। इसे एन माइनस आर कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे आर माइनस वन और आर में क्या कॉमन लिया जा सकता है, आर माइनस वन, r माइनस 1 बहुत बढ़िया, और एन माइनस आर फैक्टोरियल मैंने कॉमन ले ली। जब मैंने ये कॉमन लिया, 1 अपॉन r मेरे पास जो यहाँ बचेगा वो क्या मिलेगा, वन बाई आर प्लस प्लस बाई 1 बाई एन माइनस आर प्लस वन, ये बचेगा। सर ये कुछ हाँ मैं कोई बात नहीं, एन माइनस आर प्लस वन है, तो इसमें से अगर आपने माइनस वन किया तो बस बचेगा क्या, एन माइनस आर ही तो बचेगा इसके बाद, हाँ है ना। आपको जब एन हाँ लिखते हो तो आप क्या एन कॉमन लेते हो और उसके बाद जो भी टर्म होता है उसमें माइनस वन कर देते हो, तो इसमें अगर आपने माइनस हाँ किया तो क्या मिलेगा, एन माइनस आर मिलेगा, हम्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे आने वाला जो टर्म है, इस टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एन माइनस आर प्लस वन प्लस ऑफ आर डिवाइडेड बाई आर इंटू r n माइनस आर, माइनस r तो आर से आर गया कैंसिल आउट, मतलब n प्लस 1 एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर माइनस वन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर जो टर्म है वो तो एक एन फैक्टोरियल आ रहा है, उसके साथ में क्या मल्टीप्लाई किया, n प्लस 1 वन किया हुआ है, मतलब n प्लस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना बिल्कुल लिख ऊपर सकते हैं। और नीचे जो नंबर है आर माइनस वन, जब आर से मल्टीप्लाई होगा तो आर फैक्टोरियल बन जाएगा, r फैक्टोरियल हाँ और ये एन प्लस वन माइनस आर, आप इसे रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो, हम्म है ना, जो डिनोमिनेटर में आ रहा है, हाँ ठीक है। अब न्यूमिनेटर में जो टर्म है उसे आपने एन प्लस वन फैक्टोरियल लिख दिया, न्यूमिनेटर में एन प्लस वन फैक्टोरियल है, एन फैक्टोरियल है, एन प्लस वन माइनस ऑफ आर फैक्टोरियल है। कुछ देखा देखा सा टर्म लग रहा है क्या ये आपको, हाँ ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, एन प्लस वन सी आर, हाँ है ना, क्योंकि एन प्लस हाँ
ये तो आर फैक्टोरियल और इस n प्लस में 1 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये एक फॉर्मूला हाँ। एन सी आर, तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिला क्या कि एन सी आर को कभी भी जब हम एन सी आर माइनस वन के साथ ऐड करते हैं तो n में एक नंबर इंक्रीज हो जाता है और n प्लस वन सी आर, हाँ आर बन जाता है। सर, ये डायरेक्ट याद रख सकते हैं ना, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ना? नहीं नहीं, बिल्कुल डायरेक्टली याद रखना है इसको। ये आप डायरेक्ट याद रखोगे तभी अप्लाई कर पाओगे। सही है। हाँ। हाँ, क्या देखा आपने कि एनसीआर में एनसीआर माइनस वन वाला टर्म ऐड किया तो क्या बन गया, n प्लस वन सी आर बन गया, आया ना। हाँ। चलिए, अच्छा इसमें एक बात को ये तो देख रहे हो ना, यहाँ पे और यहाँ पे आने वाला n दोनों में क्या है, ये कॉमन। सेम है मतलब, है ना, और हाँ। कॉमन है, और यहाँ पे n में एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा, है ना। हम्म। अच्छा, यहाँ आने वाला r बदल रहा है या सेम है, नहीं, वो भी सेम होएगा। ये सेम रहेगा। चलिए, तो एक बेसिक एग्जांपल टाइप का कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। खुद से ही ले रहा हूँ मैं, 20c मान लो 3 आपने ले लिया, 21c 3 लिया, 22c 3 लिया, 24c 3 लिया, 25c 3, 26c 3, ठीक है, प्लस 27c 3, 28c 3 और 29c 3। इसका हाँ। आपसे पूछा कि वैल्यू क्या होगा, वैल्यू मतलब एक्सप्रेशन क्या होगा। हम्म। ठीक है, तो अभी हम ना सबको सेपरेट तो सॉल्व करेंगे नहीं भाई, हाँ वही। है ना। हम्म। तो क्या किया जाएगा, रुक सर जाओ, ये एक मिनट मैं आप एक बार सोच लेता हूँ क्योंकि फॉर्मेशन में गलती भी हो सकती है, एक बार देख लेता हूँ मैं। सर बीच में माइनस की साइन आएगी शायद सभी नहीं, में। माइनस नहीं आएगा, मैं वो सोच रहा हूँ कि आपका आ, आपका मुझे चाहिए, आ, क्योंकि आपने ये राइट हैंड साइड वाला लिख बना दिया है। सही है सही है, सही है बेटा, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऐसा कहीं पे आपको एक्सप्रेशन अगर मिलता है तो आप क्या करोगे। ठीक है, मैं एक चीज देख रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ जाने में, यहाँ जाने पे कंटिन्यूसली एक नंबर एक तो एक इंक्रीज हो रहा है। अगर नीचे आने वाला नंबर कॉमन है। सेम है, आया ना, वो तो हाँ। सेम है। ठीक है, तो हाँ। यहाँ और यहाँ वाला नंबर सेम है कि नहीं, मतलब। है ना। हाँ। ठीक है, तो ये चीज है। अब आप देखो क्या कर सकते हो इसमें, मान लो कि मैंने 20c 4 ऐड कर दिया, ठीक है, हाँ। मान लेते हैं कितना ऐड किया, 20c 4 ऐड भी करूंगा सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, हाँ पहले मैं आपको सेपरेट करके दिखा रहा हूँ कि एक एक टर्म के साथ क्या हो रहा होगा। अच्छा, इन हाँ। दोनों को हाँ। ऐड करूंगा तो कितना होगा, 21c 4 होगा कि नहीं। हाँ। ठीक है, क्लियर है, ये सभी को समझ में आ गया। इस 20c 3 को मैंने लिया और इसके साथ ऐड किया, देखो इसमें क्या है कि n प्लस वन हो जाएगा, विच वन इज लार्जर, दोनों में जो लार्जर है वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 और 4 में 4 पड़ा है भाई, वो आ गया। इसको मैंने 21c 3 के साथ में ऐड किया, तो इसको ऐड करूंगा तो क्या ये 22c 4 हो जाएगा। हाँ। इसको आप 22c 3 के साथ में ऐड कर दो, तो ये क्या देगा, 23। 20, है ना, 23। 3c4। अरे 3 कहाँ गायब हो गया हमारे एक्सप्रेशन से, ये तो गड़बड़ी कर देगा पूरे क्वेश्चन को। 3 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो 3 वाला टर्म आ गया। अब ये कितना हो जाएगा, 23c 4,
इस वाले को हम ऐड कर देते हैं किसके साथ में, 23C3 के साथ में, फिर पर 24C4 होगा, है ना। अभी आपको हाँ समझ में आ हाँ रहा है हाँ, कि हाँ फाइनली क्या हो जाएगा लास्ट में, ये सब फाइनली 4 वाले हो जाएंगे। हाँ, 29C4, 24 हो गया। 29C4। और इसमें मैंने कितना ऐड किया था, 20C4 ऐड किया था, तो इतना सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा। -21 ऐसा पूरा सब करने का सर? -21 मतलब हमने सब में 20C4 है मैं ऐड किया किया था। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, ये तो मैंने एक साथ आपको करके दिखा दिया। आप सेपरेट करके करोगे, आप इस तरह से प्रोसीड करोगे, एडिंग, इसको आपने यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है, और क्या सब आवाज चली गई सर? चले गई क्या, यार ये हाँ भाई। मैं ये कह रहा हूँ हाँ आप इन भाई। सबको ऐड करो और फाइनली लास्ट में 20C4 सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। हाँ स्टार्टिंग में 20C4 ऐड कर दो और लास्ट में 20C4 सब्ट्रैक्ट कर दो। पर हाँ, पर सर हमने 21C4 भी तो ऐड किया था, मतलब एक एक बाकी सब में भी ऐड किया नहीं था नहीं ना। नहीं, देखो बेटे, ये जो मैंने किया है ये मैंने एक एग्जांपल दिया, अगर आप इस वाले को इसके साथ ऐड करोगे, देखो इसको आपने हाँ इसके साथ ऐड किया तो क्या बना, ये बना, हाँ इसको हाँ इसके साथ, अब जो भी बना हाँ। है उसको इसके साथ ऐड किया तो हाँ मतलब सर पता चल गया सर। है ना, तो फाइनली क्या हाँ मिल जाएगा, 29C4 -20C4 बन जाएगा, हाँ ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। तो अभी ये फॉर्मूले का एप्लीकेशन समझ में आ गया आपको कैसे यूज करना है। हाँ चलिए, नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है वो है NCR डिवाइडेड बाय NCR सर, माइनस। वापस चली गई। बेटे मजे ले रहे आपका हो रोमिंग, सर रोमिंग हो रहा है आपका। आप -R, ठीक है। अभी इस वाले फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-R फैक्टोरियल इंटू इंटू आर R फैक्टोरियल। फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, सॉरी, हाँ, R एन माइन -1 फैक्टोरियल वन, और मतलब वो तो सर आगे पीछे लिख सकते हैं ना, n-R-1। n-R-1 फैक्टोरियल, हाँ वो तो लिख ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एन से अब एन रहेगा। इस वाले टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल n-R फैक्टोरियल, सर ठीक है, डायरेक्ट ही कर दिया होता। n फैक्टोरियल, नहीं यार सबको सिखाना भी तो है, डायरेक्ट कैसे सर कर। अब तो 11th में आ गए हम, अब तो ऐसा पता चल जाएगा ना, एन से एन जाएगा। अरे मैं टीचर हूँ यार, ये इंश्योर करके चलना पड़ता है कि सब बच्चे को समझ में आए। चलो ठीक है, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, जाएगा। सही है। अच्छा, ये n-R और n-R+1 वाला हमने देखा था, इसमें हाँ। से n-R+1 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, हम्म। और R में से R-1 में से आप R बाहर निकाल आर सकते हैं, माइनस वन हाँ, मतलब आर। है ना, R बाहर निकल जाएगा क्योंकि R ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ फाइनली मेरा जो फॉर्मूला है वो क्या बन गया, NCR डिवाइडेड बाय NCR-1 इक्वल टू, अब देखो क्या है, n-R-1 डिवाइडेड बाई R, समझो क्या दिया था फॉर्मूला, इस n में से R-1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और यहाँ पे जो R आ रहा है वो नीचे लिख दिया, मतलब ऊपर नीचे कर दिया। बस। इसका मतलब हम्म। आपको आप कोई क्या दिया है समथिंग, मान लीजिए कि NC4/NC3 दिया, तो आपने मतलब n-3 किया डिवाइडेड बाई 4 कर दिया, हाँ, बस ये आंसर है। ठीक है। हम्म। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया आपको, हाँ ठीक है। तो ये बेसिक आपका दो फैक्टोरियल के फॉर्मूले हैं जिसका हमें आगे यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ से अब आपका बाइनोमियल स्टार्ट होता है। सर, मुझे तो सर आ इंग्लिश, गया, बाकी का पता नहीं। हाँ बाकी भी बता दो यार, सबको आ गया क्या, हाँ सर। सब, हाँ सर। चलिए बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बाइनोमियल का। देखो आपने पास्कल का नाम सुना है, पास्कल, हाँ, वो ब्लेज पास्कल, हाँ सुना है। ब्लेज पास्कल, हाँ सही है। एक्चुअली क्या है ना, पहले के जो लोग थे ना, मतलब वो मैथमेटिशियन भी होते थे, वो फिजिसिस्ट भी होते थे, वो मतलब कुछ भी हाँ मतलब कर देते थे, सही है। और मोस्ट ऑफ द उसमें से मैक्सिमम जो लोग थे वो आपके ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए बंदे थे, सही है, हार्वर्ड से पढ़े हुए बंदे थे, मतलब ज्यादातर ये मानो कि वो मैथमेटिशियन थे मैक्सिमम। किसी में भी आप देखोगे ना तो उनका काम फिजिक्स से ज्यादा मैथ्स में ज्यादा दिखेगा आपको, जैसे हाँ, वो फिजिक्स भी एक टाइप का मैथ्स ही है सर। हाँ। तो पास्कल ने एक ट्रायंगल बनाया था जिसे हम बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल, सही है। बाद में जब आप इंजीनियरिंग पे जाओगे ना तो आप देखोगे कि जितने भी मैथमेटिशियन थे उन्होंने इंजीनियरिंग लेवल पे बहुत अच्छा काम किया है, मतलब क्या क्या जबरदस्त काम किया है, टेलर सीरीज आपका, सही है ना। तो आइंस्टीन ने, इवन आइंस्टीन ने मैथ्स में बहुत अच्छा काम किया हुआ है, ठीक है। तुम्हें पता है आइंस्टीन को कभी भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से उसे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, है ना, जबकि हाँ, थ्योरी उसे उसी के E इक्वल टू MC स्क्वायर की वजह से जाना जाता है, बस वो उसी की वजह से जानते हैं। उसके वजह से जानते हैं, मगर उसकी वजह से उसे कभी भी नोबेल नहीं मिला, ठीक है। क्यों सर, ऐसा क्यों? अब ये तुम सर्च करना, सही है, उसे ठीक किसी है। दूसरी चीज के लिए, ठीक है, उसको किसी दूसरी चीज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अब ये मुझे आप कल बताना कि किस चीज के लिए मिला था उसको, ठीक है। चलिए, तो देखो एक्चुअली क्या है, नोबेल जब हमें नोबेल प्राइज मिलता है वो सब में ना, तो उसमें जैसे आधे से ज्यादा लोगों को तो उस टाइम पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझ में ही नहीं आई। जब उसने थ्योरी हम्म ऑफ रिलेटिविटी दी थी ना, तो उस टाइम पे मैक्सिमम लोगों को तो पल्ले ही नहीं पड़े कि है क्या ये, ठीक है। सर, उसको लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से दिया था। सही है, अब तुम बता, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 12th में आप पढ़ते हो, सही है ना। और अब वो हाँ सोचो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और रिलेटिविटी बहुत अलग अलग है, मतलब एक मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, सही है, और लाइट भी वैसे उसी का पार्ट है आपका, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला, उसको हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट बोलते हैं आपका, ठीक है। जो उसने बाद में बताया। तो मगर अब आप ये सोचो कि फोटो इलेक्ट्रिक चीज क्या है और दोनों में कितना डिफरेंस है। मगर हम जानते किसकी वजह से हैं, कभी किसी को पता चला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से मिला होगा इसको, नहीं ना। नहीं हाँ, तो नहीं, हम तो बस किसको देखते हैं, E इक्वल टू MC स्क्वायर को। काइनेटिक ऐसे बहुत एनर्जी। सारे, हाँ ऐसे बहुत सारे मैथमेटिशियन हैं, बहुत सारे ऐसे नोबेल प्राइज विनर हैं जिनको हम जानते किसी और चीज के लिए हैं और उनको नोबेल प्राइज मिला किसी और चीजों के लिए, सही है। तो ब्लेस पास्कल जो है, ब्लेस पास्कल ने आपका, ठीक है भाई, उसमें भी बहुत अच्छा काम किया है ना। मतलब आपसे ये क्या कहते हैं वो, एटॉमिक प्रेशर को मेजरमेंट करने वाली जो मशीन फॉर्म करते हैं, तो पास्कल लॉ एक बनाया गया, सही है, पास्कल का अपने लॉज भी थे। और पास्कल ने एक ट्रायंगल भी फॉर्म किया बाइनोमियल में जब वो काम कर रहा था, ठीक है, उसने अपने से एक ट्रायंगल फॉर्म किया जिसे पास्कल ट्रायंगल अभी हम कहते हैं। उसने कहा कि भाई आप 1 लिख लो और 1 1 लिखो, मतलब, है ना, सही है। अब क्या करना ये है, कहीं यहाँ देखा पे है। जो नंबर आ रहा है उस नंबर को यहाँ लिख दो, ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, फिर यहाँ पे जो नंबर आ रहा है उस नंबर को लिख दो, तो ये एक ट्रायंगल। सर, किन दोनों को ऐड करना है? ये ये जो नंबर आ रहे हैं ना इसके मिड में नंबर लिखोगे अभी आप। 1 + 2 कितना है, 3। 2 + 1 हाँ कितना है, 3। सर ये तो पता है, ये ट्रायंगल। हाँ, तो अभी इसका एप्लीकेशन देखोगे आप। सर ये 11 का स्क्वायर भी आता है, 11 का टेबल भी आता है, मतलब 11 के x रूट तक, x पावर तक आता है, ये सारे वैल्यूज सर ने कहा था। ना ना, ये आप नहीं नहीं सर, ऐसे तो पूरा ये तक आप जाएगा जहाँ ना, तक का जहां तक बनाना जाना चाहो हो। वहां तक का बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर ये सर फिर आप, इसका कोई काम आया था? काम आएगा ना, अभी बता रहा हूँ काम कैसे आएगा। इस तरह से 1 1 लिखा, ये 1 1 लिखा, नंबर समझ में आ रहा है। अब हाँ देखो ये जो टर्म लिखा, आपने बचपन में x + a⁴ तो पढ़ा ही होगा, हाँ कितना होगा इसका वैल्यू।
मतलब हाँ अरे किसी की भी पावर 0 कितना वन होता है? वन 1 होता है यार। वन 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 हाँ 1 होता है मतलब एक्स आप प्लस कहाँ लिख रहे थे वो नहीं दिख रहा एक्स प्लस ए की पावर 1 अगर मैं लिखता हूँ तो वो एक्स प्लस ए है x रहेगा। प्लस ए अच्छा, इसमें एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 1 1 वन ही होगा। वन और ए का कोफिशिएंट कितना है? 1 वन वो भी 1 ठीक है, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर करो। x2 x y1 स्क्वायर प्लस हाँ x y स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हाँ फिर ए प्लस x 2x प्लस सर a स्क्वायर। मत हाँ अरे एक ये मिनट भी सर सही है। सिखाना जाए। ये देखो 1 2 हाँ 1 1, एक्स का क्यूब थ्री प्लस ए बी ए थ्री एक्स हाँ मतलब स्क्वायर ए प्लस थ्री माइनस हाँ प्लस ए 3 स्क्वायर। ए एक्स x स्क्वायर हाँ और प्लस ए क्यूब। मतलब आपको ना क्या करना है, कंटिन्यूअसली एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। एक्स की पावर हाँ सर सर पता चल गया पता चल हम गया। हमारे सर ने एक ट्रिक सिखाई थी। हाँ मतलब x प्लस वाई होल रेस टू मतलब जो भी पावर हो तो उसमें x की पावर वो लिख देने की, फिर मतलब 0 तक ले जाने की, हाँ वही फिर y की पावर 0 से बिल्कुल सही। अरे तो ये तुम्हें और कुछ फिर नहीं करना पास्कल है। ट्रायंगल के जो भी मतलब लाइन में नंबर आते हैं वो सब अरे कोएफिशिएंट होते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। अब मैं भी वही चीज सिखाने वाला हूँ। ये चीज ना, हाँ सर। हाँ अब 1 आ हाँ गया अब 1 आगे लाओगे फिर ऐसा। यही तो वन आपका टेन जो फाइव एक्स वन की ना पावर है। 14641। हाँ, एक्स की पावर कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जाएगी, ए की पावर कंटिन्यूसली इंक्रीज इंक्रीज होती है। होते जाएगी। मगर यार मैंने यहाँ पे वाई ले लिया है इसकी जगह। सर चलेगा, हमें समझ आएगा मतलब। चलो वो तो सही है मगर नोट्स बिगड़ जाएगा। एक ए बन आएगा, ए स्क्वायर आएगा, ए क्यूब आ गया, ए की पावर 4 आ गया। ठीक है, ऐसा आगे नंबर क्या आएगा इस वाले में देखो, 1 4 6 4 1 आया ना, ऐसे आ जाएगा नंबर। हाँ तो आपको ना हाँ मतलब ये फॉर्मूला है पूरा। हाँ ये स्टैंडर्ड पैटर्न में लिखना है आपको। तो पहला वाला हाँ जो मतलब है एक बार तो ये x प्लस ए की पावर 0 का एक्सपेंशन, एक्स ए जो भी अंदर दो दो टर्म आए। ये जो बाइनोमियल बोला गया है ना, इस बाई का मतलब है टू, नोमियल का मतलब वेरिएबल होता है। ठीक है, तो हम बाइनोमियल थ्योरम का मतलब है कि भाई x प्लस ए की पावर समथिंग को हमने एक जनरलाइज करके एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया, उस फॉर्मूले को ही हम यहाँ पे देख रहे हैं। सर अब आ गया। आ गया? तो अभी मैं हाँ x सर ए ये की पावर बहुत इजी है। कहीं तक का भी लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख सकता हाँ हाँ हूँ, सर आराम से हाँ मगर हाँ बात लिख आराम सकते से। हो। अब ये देखो कि ऐसा तो मुझे फिर बहुत ज्यादा करना पड़े, x प्लस ए की पावर 100 कर दूं तो फिर तो मैं लिखते रहूंगा भाई। हाँ तो इसीलिए क्या हुआ कि एक थ्योरम निकाला गया। ये देखा कि पास्कल ट्रायंगल अच्छा है मगर कुछ टर्म के लिए सही है, सबके लिए नहीं लिख सकते। जैसे ही आपका n जो पावर एक्सपोनेंट है, अगर ये बहुत बड़ा नंबर है तब ऐसा लिखना पॉसिबल नहीं है। तो हमने एक थ्योरम बनाया जिसको हमने बोला कि बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, हाँ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो और इस पास्कल ट्रायंगल से हमें कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन मिले। ऑब्जर्वेशन क्या मिल रहा है, यहाँ आने वाला नंबर, यहाँ आने वाला नंबर, यहाँ आने वाला नंबर, यहाँ आने वाला नंबर कैसा है, सेम। सेम है ना। ये देखो एक जैसे नंबर। सिमिलरली यहाँ देखो, मतलब मैं ऐसा बोलूंगा टर्म विच इज इक्वी डिस्टेंस, सही है, टर्म विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगनिंग और एंड, बिगनिंग और एंड आर से जो इक्वल आ रहे हैं वो इक्वल होंगे। और हाँ अगर मिड में दो टर्म है तो दोनों इक्वल होगा, अगर सिंगल टर्म है तो हाँ सिंगल ही रहेगा। हाँ हाँ कि नहीं, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्म पे। अगर नंबर ऑफ टर्म 6 है या इवन नंबर है तो इवन। आप 2 से डिवाइड करोगे तो सभी टर्म मिड में दो टर्म आएंगे, मिड में दो टर्म आएंगे। हाँ अगर नंबर हाँ ऑफ टर्म ऑड है, जैसे यहाँ 5 है इसमें 3 है, तो बीच सिंगल में टर्म एक आएगा। सिंगल टर्म आ रहा होगा। ठीक है, ये बेसिक हाँ हमने इंफॉर्मेशन देखी। दूसरी बात, अप टू मिड तक का ये इंक्रीज होगा, उसके बाद फिर डिक्रीज होगा। हाँ ठीक है,
मिड तक का इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। इसका मतलब मिड में आने वाला जो टर्म है वो सबसे बड़ा Maximum. टर्म होगा, लार्जेस्ट टर्म होगा, हाँ मैक्सिमम। मैक्सिमम। क्लियर है? तो कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ से हमें मिले हैं, सही है। तो पास्कल ट्रायंगल ने हमें कुछ पॉइंट्स बताए। उस पॉइंट में ये था कि टर्म which is equidistance from the beginning, equidistance from beginning और end, ठीक है, आर इक्वल। तो आप टर्म मत लिखो, हाँ यहाँ पे इस टर्म की जगह हम लिखेंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट। इसका मतलब भी बताऊंगा मैं क्या है बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट जो है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा हम साइड, ठीक है। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगनिंग और एंड आर इक्वल होगा। नेक्स्ट जो लार्जेस्ट टर्म होगा वो कहाँ लाई करेगा, लार्जेस्ट बाइनोमियल टर्म, लार्जेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट आर लाई इन मिड, ठीक, मिड में लाई करेगा। अच्छा मिड में लाई करेगा तो आप ये देखो, ये है x प्लस ए की पावर 1, ये है आपका x प्लस ए की पावर 2, ये है x प्लस ए की पावर 3, x प्लस ए की पावर 4, ठीक है, x प्लस ए की पावर 5, ऐसा है। अगर यहाँ पे 5 है तो नंबर ऑफ टर्म काउंट करो कितने हैं, यहाँ पे पावर 4 है बेटे, नंबर ऑफ टर्म काउंट करो 1 2 3 4 5, 3 पावर है 1 2 3 4, 2 पावर है 1 2 3, 1 पावर है 1 2। तो क्या एक ज्यादा टर्म आ रहे हैं, एक ज्यादा टर्म, एक ज्यादा टर्म आ रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म जो होगा, नंबर ऑफ टर्म्स वो बाइनोमियल में कितना होगा, n है पावर तो n प्लस 1 होगा, ठीक है। अब जो मिड में टर्म आ रहा है, देखो यहाँ पे 5 दिया है, मिड में आने वाला जो टर्म है वो कितना है, जैसे 10 आ रहा है। आपको पता है ये जितने भी टर्म हमने लिखे हैं ना, ये सब आपके किसके वैल्यू हैं, 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5, ठीक है। अच्छा 5c0 हाँ सर 1 होता है, 5c1 हाँ 1 होगा वो, 5c2 कितना होता है, 5 10 होता है, 5 into 4 डिवाइड हाँ। बाय 2। हाँ 5c3 को आप 5c2 भी लिख सकते हो, ये और ये तो सेम ही है, याद आया हाँ सर कि r इक्वल टू एनसीआर। हाँ 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 r माइनस 1 5c4 क्या हो जाएगा, ये और ये सेम है ना, और ये भी सेम है, ठीक है। तो अब मिड में जो टर्म आ रहा है, मिड में जो लार्जेस्ट टर्म है, उस लार्जेस्ट टर्म में यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, एक में 3 आ रहा है, एक में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना, ऐसा है। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 माइनस 1/2, 5 प्लस 1/2, क्या कहते हो, ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर को 2 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, मगर ऑड माइनस 1/2 करोगे तो आपको 2 मिलेगा, 4/2 करोगे और ऐड करोगे तो 5, 6/2 करोगे तो 3 आ जाएगा, हाँ या ना, हाँ हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो, इससे ऊपर वाला देखते हैं, इसमें आपके पास क्या दिया है, 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4, ये इवन पावर है। इवन पावर के मिड में जो लार्जेस्ट टर्म आ रहा है वहां पे कितना आ गया, डायरेक्टली 2 आया है। आप इवन पावर को डिवाइड भी कर सकते हो 2 से, तो आप ये देख रहे हो कि भाई इसमें आपने 4cn/2 या 4/2 कर रखा है, 2 आ गया।
अगर ऑड पावर आएगा तो आपको मिड वाला टर्म के लिए 5n-1/2 करना पड़ेगा या n+1/2 करना पड़ेगा, क्या कहते हो? आया ना? क्या ये बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ कि जब आप 4c1 4c2 4c3 लिखोगे तो ये जो लार्जेस्ट टर्म आया है इन तीनों में वो कैसे मिलेगा? 4c, यहाँ पे इसका हाफ आया है, जो भी यहाँ नंबर है उसका जस्ट हाफ है, ठीक है। इसकी और इसकी अगर हम बात करें तो ये दोनों ही मिड इक्वल टर्म है, तो ये कैसे मिल रहा है आपको? ये जो टर्म आया, अब इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया 5 - 1/2 और 5 + 1/2 कर दिया। क्या ये बात क्लियर हो गया? नहीं हुआ सर? नहीं हुआ, मतलब आप कहना क्या चाहते हो? क्योंकि उसको भी सॉल्यूशन करके तो 2 आंसर मिलेंगे, 2 और 3। मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर आपके पास x + a⁴n है, जब आपने इसका एक्सपेंशन किया तो इसके मिड में आने वाला बाइनोमियल टर्म जो होगा, ठीक है, इसके मिड में आने वाला जो बाइनोमियल टर्म होगा वो डिपेंड करेगा कि n इवन है या ऑड है। अगर n इवन है तो मिड में आने वाला टर्म होगा nc/n/2, और अगर n ऑड है तो मिड में 2 टर्म आएंगे और वो होगा nc(n+1/2) और nc(n-1/2), और इन दोनों ही का वैल्यू क्या होगा? इक्वल होगा। हाँ, ऐसे समझ आ गया। अभी समझ में आ गया? हाँ ठीक है। x + a⁴n जब आप उसको एक्सपेंड करोगे ना, जैसे हमने इसको एक्सपेंड किया, इसको एक्सपेंड किया, इसको एक्सपेंड किया, तो इसके मिड में आने वाले जो टर्म्स हैं उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। अब क्या है कि यहाँ पे जब आप इस पूरे टर्म की बात करते हो तो इससे हम क्या कह रहे हैं, ये हमारा टर्म है। जब हमने पूरे की बात की, देखो इसको मैं कितने तरीके से लिख सकता हूँ। इस वाले टर्म को, एक तो हमने टर्म बोला, वो तो सिंपल सी बात हो गई। एक हम 4a(x³ लिख सकते हैं, जिसे मैं बोलूंगा कोफिशिएंट ऑफ x³। दूसरा यहाँ पे जो 4 है, a को हटा दे तो ये 4c आपका इस वाले के लिए 4c1 था, x आया, सॉरी x³ आया, a आया, तो ये 4c1 जो है ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है। क्लियर है बेटे? जब आपने किसी भी टर्म हाँ का एक्सपेंशन किया तो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा? तो अगर आपने ओवरऑल वेरिएबल भी लिया, कांस्टेंट भी लिया, नंबर भी लिया, तो ओवरऑल जो बना वो एक टर्म बन गया। टर्म की डेफिनेशन होती है कि ये जो वेरिएबल एक्सप्रेशन है सेपरेटेड बाय प्लस या माइनस साइन। कोई भी एक्सप्रेशन जो प्लस और माइनस साइन से सेपरेट होगा उसको हम टर्म बोलेंगे। ये टर्म है, ठीक है, मगर डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसी को आपने 4 बार लिख दिया, x³ + a, x³ + a, x³ + a, x³ + a, ऐसा नहीं होगा। प्रोवाइडेड दैट आप ये लिख रहे हैं algebraic expression which is separated by positive or negative sign, सही है, प्रोवाइडेड दैट द एक्सप्रेशन मस्ट बी डिस्टिंक्ट, डिफरेंट होनी चाहिए वो सभी एक्सप्रेशन, सही है। तो अब इसमें आने वाला जो 4 है और a है, ये कांस्टेंट वाले टर्म है। जब आपने पूरे कांस्टेंट को एक साथ ले लिया और आपका वेरिएबल वाले पोर्शन को रखोगे तो ये आपका क्या देगा? कोफिशिएंट ऑफ क्यूब देगा, x³ देगा अभी जैसे वेरिएबल। और अगर आपने जैसे ये जितना भी टर्म है यहाँ पे, ये और ये, इन सभी को हटा दिया और बस आप ये देख रहे हो कि एनसीआर में क्या वैल्यू आ रहा है, तो एनसीआर वाले वैल्यू को हम क्या कहते हैं? वो हमारा बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा। क्या इन तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? कोफिशिएंट में, बाइनोमियल कोफिशिएंट में और टर्म में। हाँ। ठीक है, तीनों बातें समझ में आ गई? चलिए, नहीं समझ में आया? क्या हुआ बेटे, उड़ गया क्या ऊपर से? हाँ सर, समझ में आ गया। हाँ सर। चलिए इतना ही कर रहे हैं।